जी जोरदार तालियों से आपका स्वागत। आए और हम सब लोगों को मार्गदर्शन करें कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे हमें क्या करना है और वो हमें कितना सहयोग कर सकते हैं। जैसा हम सब लोगों को पता है कि वो भारत की सरकार में कहीं न कहीं दखल रखते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा श्री गोपाल जी से आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी। यहाँ पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय पीएस जैन जी, हमारे युवा साथी रंजन तोमर जी, यहाँ पे हमने आरडब्ल्यूए के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में कई लोगों के प्रखर विचार सुने। सुनीता जी ने विचार रखे, संजय मावी जी ने जिस तरह से इस व्यवस्था में सहयोग किया, फिर बलराज जी को हमने सुना, पवन गोयल जी ने बड़े अच्छे विचार रखे, मूलचंद जी ने अपनी बात रखी, उत्पल जी ने बात रखी, अनिल जी, इनका भी हमने विचार सुने। साथियों, मैं कई वर्षों से काम कर रहा हूं, जैसा नवीन जी ने बताया, और जो यहाँ पे समस्याएं सामने रखी गई वह बड़े अच्छे सुझाव मेरे सामने आए हैं। मुझे लगता है कि कुछ बातें मैं जरूर अंडरलाइन करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक विजन डॉक्यूमेंट तो हम बना ही रहे, जैसे नवीन जी ने बताया कि नोएडा डायलॉग एक थिंक टैंक फोरम है, दोस्त ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म है और एक्शन ओरिएंटेड है कि किस तरह से चाहे कोविड के समय में हमने काम किया या 2018 में भी एक विजन डॉक्यूमेंट 2030 नोएडा के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लिए बनाया था, एक और उसको अपडेट करते हुए इस कार्य को लेंगे। तो जैसे कुछ बातें आई, मैं अंडरलाइन करके अपनी बात, क्योंकि मैंने कई आंदोलन किए, इमरजेंसी में भी जेल में रहा, उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बहुत देशव्यापी आंदोलन किया है, पानी की बात की है, जलाधिकार फाउंडेशन के रूप में हमने देशव्यापी आंदोलन, किस तरह से पीने योग्य पानी हर व्यक्ति को देना सरकार की जिम्मेदारी है संवैधानिक तौर से, उनको भी हमने किया है। और यहाँ पे नोएडा में गौशाला का निर्माण, इस तरह भारत विकास परिषद और भी सब संगठनों से ये काम किए हैं। तो समस्याओं पे हम लोग बहुत तरीके से चर्चा कर पाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा जब विचार मंथन होता है उसमें समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे रंजन जी ने कहा, पीएस जैन जी ने, आप सबने भी जो विषय रखा कि समाधान क्या है, अगर यहाँ से यह बात आई कि अगर हम यहाँ चर्चा करके चले गए, सब बाहर चल गए, अच्छी तरह से बात हो गई और खत्म कर दिया, हमने सतत कार्य नहीं किया, सतत उसका प्रयास नहीं किया और अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हमारा एक तरीके से जो सफलता है वो नहीं होगी। और दूसरी, कभी भी मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं यहाँ पे कि हमने जब संघर्ष किए तो कभी संख्या बल की बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना कमिटमेंट के साथ आदमी करे। अगर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, आज हम सब लोग 50 लोग, 60 लोग जो है ये निर्णय करके जाते हैं, अगर समाधान के ऊपर काम करते, समाधान के लिए भी मैं जरूर बात करूंगा, अगर उस बात को लेके जाते तो प्रजातंत्र में देश की, प्रदेश की कोई ताकत नहीं है कि जो इस बात को नहीं माने। यह बात हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए। मैं तो इसको मानता हूं, प्रजातंत्र ने, भारत के संविधान ने, भारत के उसमें हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से एम्पावर किया हुआ है। कई बार हम अधिकारों को जानते नहीं, कई बार कहते हैं कि अधिकारों की बात मत करो, कर्तव्यों की बात करो। कर्तव्य अधिकार दोनों तरीके से एक दूसरे के पूरक है। अगर हम अधिक कर्तव्य की बात करते हैं और अधिकार के लिए भी काम करते हैं तो दूसरे का भी वही फर्ज होता है। तो अधिकारों को और कर्तव्यों को हमें आपस में समाधान के साथ में बातचीत करते हुए लेना चाहिए। तो जैसे कुछ पॉइंट्स में अंडरलाइन करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, ज्यादा लंबा मैं बोलने का आदी भी नहीं हूं, क्योंकि समाधान छोटे ही होते, एक ही पॉइंट ऑफ लेके मास मूवमेंट्स में समाधान को अच्छी तरह से अंडरलाइन करके आगे बढ़ा जाता है। सिटीजन चार्टर की बहुत अच्छी बात हुई है, कई प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में मैंने काफी काम किया है, जो चौहान साहब ने एक सिटीजन चार्टर पर सर्विस डिलीवरी एक्ट की तरह से बनाया, वो भी बहुत जरूरी चीज है, उसकी भी हमारे संविधान में पूरी तरह से ये प्रावधान है कि ये होना चाहिए।
फिर आरटीआई अपने आप में, देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर रंजन तोमर जी ने आरटीआई का इस्तेमाल किया तो क्या कारण था? आरटीआई एक्ट बना तभी तो इस्तेमाल किया। जब आरटीआई के अंदर आपको अधिकार मिले, उसमें भी कमी होती है। अधिकार के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, अधिकार के लिए कोई कानून की व्यवस्था करने, तो सॉल्यूशन कानूनी तौर पे आने चाहिए। ये भी मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं। अगर हम केवल मांग लेके चले जाएं और शोर मचाने लगे, आंदोलन करने लगे, सड़कों पे घूमने लगे, तो सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें एक समाधान की तरह से, कानूनी तौर से जो एक्टिवली समाधान की तरह है, उसको भी लेके जाना चाहिए। सीमाएं निर्धारित करना है, होम बायर्स का इश्यू है, इस पे भी हमने काफी काम किया, ये बात आई है। आरडब्ल्यू के अधिकार की बात है, सतत चलाने की बात है आंदोलन की। इन्होंने कहा काम पूरा करने के लिए सत्यापन आरडब्ल्यू को कर देना चाहिए, यह भी बात आई है। आरडब्ल्यू के काम का रिकॉग्निशन नहीं मिलती, यह भी बात है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन में अल्टीमेटली अगर हम देखें तो पूरा ड्रेनेज का सिस्टम में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बिल्कुल सीवेज लाइन से अलग होना चाहिए। जलाधिकार फाउंडेशन में हमने इस पर काफी काम किया, उसकी बात है। कम्युनिटी पार्क का सुनीता जी ने बताया, पानी का पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पे मैंने बात की है। सत्यनारायण जी ने सेक्टर 9 की पीछे बात उठाई थी कि सेक्टर 9 के व्यापारियों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी बात भी सामने आई। आज उन्होंने ये नहीं रखी, लेकिन हमारे सामने आई। इंडस्ट्रियल टाउनशिप एक्ट की जो बात रंजन जी आपने कही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 58 एक्ट क्लॉज 58 के अंतर्गत निरस्त भी किया जा सकता है, लेकिन हमने इसी के अंतर्गत सॉल्यूशन लेके चलना है। सम्मिलित लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र में सामूहिक शक्ति एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने की बात है, और स्थायी समाधान नहीं है, ये भी एक बात जैन साहब ने बताई। पीछे मैं भी जानता हूं, जब ये गौशाला का निर्माण हुआ था, अल्टीमेटली क्या हुआ था, जब हमें गायों की समस्या के बारे में ध्यान आया तो हमने ऐसी मीटिंग में ये बात रखी थी, लगभग सन 2000 में ऐसी मीटिंग में एक बात रखी सीओ के पास, उसके मिनट्स थे, तो उनको लेके हम फिर बोर्ड पे चले गए कि उस वक्त ये बात आया था कि यहाँ पे गौशाला की आवश्यकता है, उसको हम इंप्लीमेंट करवा पाए। तो ये जैन साहब बहुत लॉक है, क्योंकि वो जानकार है, तो उन्होंने ये बात रखी कि मिनट्स हो जाए, एडवाइजरी कमिटी हो जाए और एजेंडा हो जाए, उस मिनट्स का फॉलोअप हो जाए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बातें मेरे सामने आई। मैं एक सॉल्यूशन के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि 2014-15 में भी हमने एक बात इसके ऊपर, लाहौटी जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सेक्टर 14 में, सेक्टर 6 में एक कार्यक्रम किया था, और हमने एक बात की थी कि एम्पावरमेंट आरडब्ल्यू समस्या का समाधान कौन कर सकता है। हम सब सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, समस्या का समाधान वही कर सकता है जो समस्या को जानता है। अगर समस्या को आप जानते नहीं तो समाधान क्या करेंगे? तो एक आदमी ये बोलेगा, दूसरा वो बोलेगा, आप उसी में खींचतान करते रहे। तो समस्या का समाधान वही कर, उसके हाथ में उसका समाधान होना चाहिए जो समस्या को अच्छी तरह से जानता है। इसका 74th अमेंडमेंट हमारे देश में आया था, और उसमें पंचायती राज 3 टियर गवर्नमेंट की बात की थी। 3 टियर गवर्नमेंट में आम आदमी का पार्टिसिपेशन का बहुत स्पष्ट रूप से बात की थी। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के राज के लिए बात की थी, और अर्बन क्षेत्र में लोकल बॉडीज के बारे में बात की थी। लेकिन लोकल बॉडीज के पास अगर सशक्तिकरण नहीं है, जो आज का मुख्य राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण की बात है, तो वो कैसे आएगा? तो इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई थी, और 2018 में जब हमने ये आरडब्ल्यू का एक ऐसा ही सम्मेलन सेक्टर 62 में किया था, उसके बाद एक बात निकल के आई थी, और हमें आरडब्ल्यू का सशक्तिकरण कैसे होगा, तो हमने सर्च किया, क्योंकि कानूनी तौर से इस बात को मैं देखता हूं, तो एक चीज मुझे लगी, और मुझे लगता है कि आज उस सॉल्यूशन को लेके अगर हम रेजोल्यूशन की तरफ बात करके जाएंगे, इसको सब लोग मिलकर, प्रजातंत्र में पॉलिटिकल और पब्लिक नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वह है कि लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज को किस तरह एम्पावर किया जाए ताकि उसकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उसका रोल केवल एडवाइजरी ना रहे, बल्कि उसके नीति निर्धारण में, नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में भी, केवल नीति निर्धारण में नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी काम है। तो 3 टियर गवर्नमेंट की बहुत
सख्त आवश्यकता नोएडा में है, क्योंकि अब रंजन जी ने देखा ग्रामीण क्षेत्र में, मैं इनके साथ जाता हूं, तो इन्होंने कहा यहाँ पे पंचायती राज स्थिति को भी कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। तो जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने विकास की बात करते हैं, अपने क्षेत्र की विकास की बात करते हैं, अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान, जैसा मैं मानता हूं कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा का केवल यहाँ के विकास के लिए नहीं योगदान है, देश की अर्थव्यवस्था, जैसे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि भारत, अभी आज भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है कि भारत आज अपनी अर्थव्यवस्था ही नहीं ड्राइव करेगा, बल्कि भारत 2047 तक विश्व गुरु के स्थान पे स्थापित भी होगा। तो उसके लिए आर्थिक रूप से महाशक्ति बनना बहुत आवश्यक है। और अगर विश्व की स्थिति आज देखें, विश्व का जो भारत में जो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, वो इस कारण है कि विश्व में ग्लोबल लेवल पे ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी विल शिफ्ट टू इंडिया, इसलिए वो हमें हर प्लेटफॉर्म पे आगे सम्मान देते हैं। G20 है, क्वेड है, रशिया यूक्रेन वॉर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, कई कंट्रीज में भी मैं जाता हूँ, आज बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। तो देश की अर्थव्यवस्था भारत को ग्लोबल लेवल पे विश्व गुरु के स्थान पे स्थापित करने को तैयार है। हमारा नेतृत्व प्रदेश में, केंद्र में इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और उसके सामने अगर कोई सॉल्यूशन आता है तो प्रधानमंत्री जी या योगी जी उसको इंप्लीमेंट करने में जरा भी हिचकिचाते नहीं है, रिस्क लेने में भी नहीं डरते। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को लेके जाएंगे, जैसे होम बायर्स के लिए हमने व्हाइट पेपर लेके नीति आयोग और उसके पास गए, वो अलग विषय, बहुत लंबा विषय, कॉम्प्लिकेटेड विषय, उस पर भी हम काम करें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट के लिए 2008 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सहयोग से एक नगर राज बिल, उन्होंने मॉडल नगर राज बिल, एक तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए उसका पूरा ड्राफ्ट है, पूरा। अब कभी भी गूगल पे, आजकल तो गूगल बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, तो उसमें नगर राज बिल का ड्राफ्ट लेके हम इस बात को आसानी से कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह पहला एग्जाम्पल रहेगा। मैंने देखा था कि मध्य प्रदेश ने नगर राज बिल को इंप्लीमेंट कर दिया है, कर्नाटक ने इंप्लीमेंट कर दिया है, केरला में इंप्लीमेंटेड है, हरियाणा में इंप्लीमेंट है। गुड़गांव में यही समस्या थी, गुड़गांव में पहले हुडा थी और उसके बाद कोई लोकल बॉडीज का वो नहीं था, फिर उन्होंने नगर राज बिल को इंप्लीमेंट किया। तो ये मॉडल नगर राज बिल जो सरकार का ही, केंद्र सरकार का 2008 में लाया हुआ बिल है, जिसमें आरडब्ल्यूए का पूरा एम्पावरमेंट का पूरा प्रारूप है। उसमें उन्होंने यह तक भी कहा हुआ है कि कैसे हमने एरिया सभा बनानी है, रिक्वायरमेंट का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा दिया हुआ है कि आपको एरिया सभा बनानी है, एरिया सभा के इलेक्शंस कैसे होंगे, उसका रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुना जाएगा, और उसके बाद उसके क्या पावर होंगे, फंक्शंस, राइट्स क्या होंगे। तो हम सिंपल बात करें, हम इस बात को लेके चले, और आज मुझे लगता है कि ये रिजोल्यूशन की तरह, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई अगर हम आज भी डालने लगेंगे, सब बातें करने लगेंगे, तो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मैसेज जाएगा कि हम गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में खासकर, क्योंकि अर्बन बॉडी के रूप में यह है कि नगर राज बिल का इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। इसके अंदर जो जो भी समस्याएं हैं, जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और उसके अंदर कई जगह पे, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, ड्राफ्ट सामने है। और मैं तो देख रहा था कि मध्य प्रदेश ने अभी लेटेस्ट इसको नगर राज बिल को इंप्लीमेंट किया, और यह एसआरओ के रूप में। सबसे बड़ी बात है कि सरकार, क्योंकि सेबी वगैरह की कई कमिटीज वगैरह में मैं काम करता हूं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से समाज के समाधान के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए बात करते हैं। और आरडब्ल्यू अपने आप में रजिस्टर्ड सोसाइटी, अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि आरडब्ल्यू ने अथॉरिटीज को कहा कि रिकॉग्निशन की बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे उसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो एसआरओ अपने आप में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन हमारे गवर्नेंस के मॉडल में ऑलरेडी है। 3 टियर गवर्नमेंट की बात हमारे गवर्नेंस मॉडल में है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल में है। और मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश ने आरडब्ल्यूए को रिकॉग्नाइज करते हुए, उनको एम्पावर करते हुए, यह कुछ काम भी उनके नाम से, जो आपकी समस्याओं की बात है, जिनकी समस्याओं के बारे में समाधान के लिए हम चिंतित रहते हैं, कि उन कामों को, जैसे नालियों की एवं जल निकास का प्रबंधन, उन्होंने उसके
चार्टर में डाला हुआ है कि RWA को करना है। स्ट्रीट लाइटों का रख रखाव, पार्कों एवं चार दीवारी का कंस्ट्रक्शन और रख रखाव, फिर परिसर का सामान्य सौंदर्यीकरण, समाज की सुरक्षा के गार्ड की व्यवस्था, सोसाइटी के भीतर उचित पार्किंग और पार्क की व्यवस्था, ऐसे कार्यों के लिए RWA को उन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। तो मुझे लगता है कि अगर यह बात हम लेके जाएं, सिंपल वर्ड है, ये नगर राज बिल एक्ट 2008 का मॉडल केंद्र सरकार का एक्ट पास है, उस चीज को अगर हम डिमांड की तरह रखते हैं और उस चीज को अगर हम सामूहिक सॉल्यूशन की तरह रखते हैं तो हम आने वाले समय में जरूर उन लोगों को सरकार को इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि मैं गवर्नेंस में मैंने बहुत काम किया है। सरकार इतनी ज्यादा इस वक्त सुनने के मूड में है हमारी सरकार को काम से, अगर आपने कोई सॉल्यूशन के रूप में बात दी जिसको आप लॉजिकली प्रॉपरली पूरी जनता की आवाज के रूप में रख सकते हैं तो सरकार उसको तुरंत इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है। प्रदेश अपने आप में, जैसे केंद्र का इतना बड़ा उत्थान हो रहा है, उसमें नोएडा का, गौतम उत्तर प्रदेश का योगदान अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा होने वाला। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं, योगी जी कह चुके हैं कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को प्रोपेल अगर करेगा तो वो उत्तर प्रदेश करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात अपने आप में सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए, वो सस्टेन तो करेंगे लेकिन ग्रोथ को प्रोपेल उतना नहीं कर सकते। तो इसके लिए यह जो उत्तर प्रदेश करेगा, और उत्तर प्रदेश के लिए गौतम बुद्ध नगर ये काम कर सकता है। तो गौतम बुद्ध नगर का डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी के भी विजन में पूरी तरह है। बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, लैंड, ये सब चीजें यहाँ पे है। चाहिए तो एक एम्पावर्ड थर्ड टियर एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ये चाहिए। अगर इस चीज को भी हम आगे लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आज जो हमारा नोएडा डायलॉग का जो आयोजन है, जो जितने लोगों ने भी इसमें मेहनत करी, जितने भी इतने प्रयास किया, तो उस लोग को सामूहिक रूप से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। आप लोग इस बात को अवश्य यहाँ लेके जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जैन साहब ने, रंजन जी ने, सबने कहा कि कोई अकेला कोई पहाड़ नहीं फोड़ सकता। जनता जिसके पास खड़ी है, जिसके पीछे खड़ी है, वही शक्तिशाली है, उसी की बात सुनी जाती है। आज हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व के नेता इसलिए हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या उनके साथ खड़ी है, ये विश्व जानता है। योगी जी इतने पावरफुल नेता इसीलिए हैं कि 26 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है। तो मुझे लगता है कि अगर साथ हम लोग सामूहिक रूप से इस बात को लेके चलेंगे तो आज के उद्देश्य में हम जरूर सफल होंगे। और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कैटलिस्टिक तरीके से काम करें। इसमें बहुत पोटेंशियल है। हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं। आने वाला भविष्य हमारे परिवार, सब साथी और बंधुओं का उसी में है कि नोएडा भारत की और उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को प्रोपेल करके आगे ले जाए। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।